इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाया जाए सिक्योरिटी काउंसिल का, और इसके साथ जर्मनी, ब्राज़ील और जापान की भी बात हो रही है। और अभी फ्रांस ने दोबारा इसको रीट्रेट किया है कि इंडिया जो है इसमें सबसे जो है एक ओल्डेस्ट कैंडिडेट आप कह सकते हैं। ये अगर आप इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडियन जो दानश्वर है या तज्जियाकार है वो समझता है कि इंडिया को 1948-49 में जो है बनना चाहिए था परमानेंट मेंबर। पाकिस्तान तो ऑब्जेक्शन रेज करेगा इस पे, बल्कि आज तो आपको पता है वो सीईओ की चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी उस पे नहीं गए। तो जाहिर है पाकिस्तान हर चीज को अगर मसला कश्मीर की ऐनक से देखेगा तो वो देख देख के पहले ही जो है वो अपनी आंखों को अंधा कर चुका है। और वैसे भी डॉक्टर ब्रिज साहब, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान करे ना करे, इंडिया तो उसने तो बन ही जाना है? तो वो जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब वाली बात हो गई कि हम 1000 साल तक लड़ेंगे, घास खा लेंगे, फलां कर लेंगे, तो लेकिन दुनिया में अपनी लीडरशिप कायम करेंगे, वो एकड़ी तो खत्म हो गई। ऑस्ट्रेलिया इंडिया की डिग्री को रिकॉग्नाइज करेगा, इसका मेन क्रेडिट आप समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जो उनके वजीर आजम है उनको जाता है? सर क्या सवाल कर लिया आपने। इसका मतलब ये है कि गद्दारी का ना एक और ठप्पा मेरे माथे पे ना आप लगवाना चाह रहे हैं। इंडिया में होने वाली G20 में प्रेसिडेंट पुतिन शरीक हों। इसमें लिखा गया है कि विल पुतिन अटेंड G20 समिट इन इंडिया, क्रेमलिन क्लियर्स हिज डायरी। दुनिया के जो टॉपर बिजनेसमैन हैं, ये बड़ी अमीर कंट्री हैं, वो मोदी की कदर क्यों कर रहे हैं? देखने में कुर्ता पजामा और अंदर से बब्बर शेर, अंदर से चीज ही और है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका ट्रेंडिंग न्यूज़ इंडिया में। अभी एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि फ्रांस ने इंडिया का सपोर्ट किया है और कहा है कि भारत को यूएन में अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, जिससे पाकिस्तान मीडिया में हलचल मच चुकी है। आइए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया में इस बात को लेकर क्या कुछ चल रहा है। तो सारी बात है, इंडिया अगर बनता है मेंबर, एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, तो बहुत ज़्यादा जो एक स्टेचर है इंडिया का बदल जाएगा। इससे पहले इंडिया को, सर आपको पता है, G7 में एज ए जैसे वो क्या कहते हैं, इनविटेशन के ऊपर बुलाया जाता है। क्या अगर इंडिया परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनता है तो हाउ डू यू सी चेंजेस सर? क्या तब्दीलियां जो हैं वो आ सकती हैं पाकिस्तान चीन के ऊपर पर्टिकुलरली? हाउ डू यू सी इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है सर? इस वक्त जो दुनिया के बड़े बड़े जो स्टेक होल्डर हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और चीन है और उसके बाद रूस कह लें या यूरोपियन यूनियन वगैरह, तो वो भी जो है वो समझते हैं कि जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर है वो ऑलमोस्ट जो है नाकाम हो गया है, ये अब इस तरीके से नहीं चल सकता। और इसमें चीन और अमेरिका का भी इत्तेफाक है कि इसमें एक ड्रास्टिक किस्म की तब्दीलियों की ज़रूरत है। मैं ओवरऑल जो इस वक्त एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर कह रहा हूँ, और मेरे नज़दीक यूनाइटेड नेशन जो है वो उसका एक हिस्सा है, जो ओवरऑल एक प्रीवेलिंग ऑर्डर इस वक्त चल रहा है वो उसका एक हिस्सा है। क्योंकि यूनाइटेड नेशन जो है वो इन मुल्कों की फंडिंग पे चलती है, और इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा जो फंडिंग यूनाइटेड नेशन को कौन दे रहा है, तो उस हिसाब से आप उसके इन्फ्लुएंस को भी गेज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या है। तो अगर ये इस तरीके से चलता रहेगा तो ये तो फिर समझ लें कि एक नॉर्थ का वही जो किस्सा है, और स्पेसिफिकली जो वेस्टर्न डोमिनेशन का किस्सा है वही सामने आता है। उसमें आप देखें जिनके पास वीटो पावर्स हैं या जो फाइनेंशियली इन्फ्लुएंस कर रही हैं यूनाइटेड नेशन को, तो वो जापान के अलावा सब जो है वो इसी कैटेगरी में आएंगी। तो इस हिसाब से खुद जो है दुनिया को फील हो रहा है कि इसको जो तो पावर हैं इनको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और इंडिया जो है इसमें सबसे जो है एक ओल्डेस्ट कैंडिडेट आप कह सकते हैं। ये अगर आप इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडियन जो दानश्वर है या तज्जियाकार है वो समझता है कि इंडिया को 1948-49 में जो है बनना चाहिए था परमानेंट मेंबर, इवन विद वीटो पावर्स। अब उसको वो एक्सप्लेन इस तरह करते हैं कि ये जनाब पंडित नेहरू ने जो है वो नॉन अलाइन मूवमेंट के चक्कर में आके, तो चेयरमैन माओ के साथ जो उनकी शुरू में ताल्लुकात डेवलप हुए थे,
اس چکر میں آ کے تو انہوں نے خود ممبرشپ مانگنے کے بجائے چین کی سپورٹ کرنی شروع کر دی. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ظاہر ہے کہ چین کا جو آبادی تھی، رقبہ تھا، اسٹیچر تھا، اور جس حوالے سے تائیوان الگ ہوا تھا، اور ظاہر ہے چین کے پاس پہلے سے جو ہے وہ ایک ممبرشپ تھی، تو اس کی موجودگی میں کوئی بھی جو ہے چین کی جو اس میں کسی بھی طریقے سے انٹائٹلمنٹ تھی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا تھا. تو پنڈت نہرو اس طرح کی چیزوں کو بڑی ایک پرنسپل نظروں سے دیکھتے تھے، تو انہوں نے ظاہر ہے اس وقت جو ہے وہ چین کی کھل کے حمایت کی. اور چین کے یہ آن ریکارڈ ہے کہ سب سے زیادہ جو ایڈوکیٹ جس نے کیا چین کی ممبرشپ کو یونائٹڈ نیشن میں وہ انڈیا تھا. تو اس حساب سے دیکھیں تو انڈیا نے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے اپنا جو رائٹ ہے اس کو گیو اپ کر کے تو چین کو سپیس دی. بعد میں چین اور انڈیا کے درمیان جو تعلقات خراب ہوئے یا جو شکل اختیار کر گئے یا ان میں جو سردموری ہے وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن جو انڈیا کی انٹائٹلمنٹ ہے وہ کس بنیاد پہ بنتی ہے؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ اب کوئی مذہبی بنیادوں پہ تقسیم تو نہیں ہو رہی نا کہ جی یونائٹڈ نیشن میں یہ کرسچینٹی کے اتنے سیٹیں ہوں گی اور فلاں کی اتنی ہوں گی، تو اس حساب سے انڈیا کی کوئی اس لیے تو نہیں بنتی نا جس طرح پاکستان میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب انڈیا کی جو انٹائٹلمنٹ بنتی ہے وہ ہم لوگوں کی جو نسل ہے، ریس ہے، اس ریس کی ریپرزنٹیشن کا کوشچن ہے جو کہ نہیں ہے. اور اس ریس کو اس وقت ظاہر ہے کہ آبادی، رقبے، انفلوئنس اور آپ کی فائنینشیل سٹینڈنگ کے حوالے سے کون ریپرزنٹ کر سکتا ہے؟ کسی کو ریپرزنٹ تو کرنا پڑے گا نا. آپ یہ جگہ خالی تو نہیں رکھ سکتے نا، چونکہ ایک نئی جنریشن ڈیولپ ہو گئی ہے جس کو آپ براؤن ریس کہیں. وہ کتنے ملکوں میں آباد ہے اس کو آپ گن کے دیکھیں، اس کی ٹوٹل پاپولیشن جو ہے اگر آپ اس کو یونائٹڈ نیشن سے باہر رکھیں گے، آپ تو پرماننٹ ممبرشپ کی بات کر رہے ہیں، میں ویٹو کی بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں اگر اس نقطہ نظر سے سوچا جائے تو یہ جو براؤن جنریشن جو ریس ہے، لوگ ہیں، ان کی ریپرزنٹیشن ایکولی تبھی بنے گی جب ان کے پاس ویٹو پاور بھی آئے گی. تو تبھی جا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی دنیا کو ہر اعتبار سے یونائٹڈ نیشن میں ریپرزنٹ کیا جا رہا ہے. تو اس کے اثرات پازیٹیو پڑیں گے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اثرات نیگیٹو پڑیں گے، ظاہر ہے پاکستان ہر چیز کو اگر